H2 ब्लॉकर देते हैं। जो H1 ब्लॉकर है वो हम देते हैं उसमें एलर्जी वाले केस में। ठीक है, जो आप रेजिक्स खाते हो या ये सारा कुछ खाते हो तो दे आर H1 ब्लॉकर। ठीक है, लेकिन जो H2 ब्लॉकर है, H2 ब्लॉकर हम यूज करते हैं अल्सर में। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? आपकी आती है स्मिटिडीन, फेमोटिडीन और निजाटिडीन। ठीक है, फिमोटिडीन, निजाटिडीन और स्मिटिडीन। लेकिन जो स्मिटिडीन है इसमें थोड़ी सी शरारती ड्रग है। ठीक है, जो आपकी स्मिटिडीन है ये क्या है, इट इज ये बड़ी शरारती सी ड्रग है। जो H1 ब्लॉकर है वोमिटिंग के लिए यूज होता है। देख जी, जो H1 ब्लॉकर है, H1 ब्लॉकर भी हम यूज करते हैं और उसके अलावा डोपामीन वाला भी यूज करते हैं। ठीक है, तो H1 ब्लॉकर जो है वो मोस्टली हम एलर्जी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें रिजिक्स आती है, आपकी सिट्रीजीन आती है और ये सारी ड्रग्स आती हैं। ठीक है, तो जो आपकी H2 ब्लॉकर है इसमें स्मिटिडीन आती है, फिमोटिडीन आती है, निजाटिडीन आती है। ठीक है, और ये आपने याद रखना है। ओके। अच्छा, अब आप कहते हैं, मैंने आपको ना एक निमोनिक लिखवाया था, अगर आपको याद हो ना। मैंने कहा था कि आपकी फार्माकोलॉजी में कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो आपको गायनोकोमेस्टिया कॉज कराती हैं। आपकी फार्माकोलॉजी में कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो आपको क्या कराती हैं, जो आपको गायनोकोमेस्टिया कॉज कराती हैं। तो मैंने आपको एक बड़ा प्यारा सा निमोनिक लिखवाया था और मुझे उम्मीद है कि सारे भूल गए होंगे, लेकिन वो दोबारा निमोनिक मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। तो उसको हम कहते हैं डिस्को ड्रग्स। जो आपकी डिस्को जाती हैं, ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो कि क्या है, डिस्को ड्रग्स हैं। डिस्को ड्रग्स, डी से क्या, डी से डाइजॉक्सिन। ठीक है, जो डाइजॉक्सिन है ये आपको क्या कराती है, ये आपको गायनोकोमेस्टिया कॉज कराती है। उसके अलावा आइसोनाजाइड, ठीक है, आइसोनायाजाइड। ठीक है, जो आइसोनायाजाइड है ये भी आपको गायनोकोमेस्टिया कॉज कराती है। उसके अलावा जो आपका लूप डायरेटिक है स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये भी गायनोकोमेस्टिया कॉज कराती है। उसके अलावा सी से आपने याद रखना है स्मिटिडीन। ठीक है, जो आपकी स्मिटिडीन अभी हम पढ़ रहे हैं, जो आपकी H2 ब्लॉकर है ये भी गायनोकोमेस्टिया कॉज कराती है। और उसके अलावा आपने ओ से याद रखना है ओ एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन है वो भी आपको गायनोकोमेस्टिया कॉज कराता है। तो काइंडली आप सारे भूले हुए हो, लेकिन आपने आइंदा नहीं भूलना कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो आपको गायनोकोमेस्टिया कॉज कराती हैं। इसको सबसे पहले इसको आपने याद रखना है डिस्को ड्रग के नाम से। ठीक है, ये क्या है, डिस्को ड्रग्स हैं। ठीक है, इनको नाचने गाने का बहुत शौक है। तो डाइजॉक्सिन, आइसोनायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, स्मिटिडीन एंड ओएस्ट्रोजन। डाइजॉक्सिन, आइसोनायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, स्मिटिडीन एंड ओएस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, काइंडली इसको आपने याद रखना है। डॉक्टर काशी पूछ रहे हैं जी, जो लोरातिदीन और डिसलोरातिदीन है दे आर डोपामिन ब्लॉकर। नहीं नहीं, ये डोपामिन ब्लॉकर नहीं है। ये सेडेटिंग और नॉन सेडेटिंग आपके एंटी हिस्टामिनिक है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जो आपके एंटी हिस्टामिनिक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिस्टेन आपके सेडेटिंग और नॉन सेडेटिंग। जी, फिर आप क्या पूछ रहे हो? अच्छा, आप लिखे क्वेश्चन में, हम आगे पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो H2 ब्लॉकर है, H2 ब्लॉकर में क्या आता है आपका, स्मिटिडीन आता है, फिमोटिडीन आता है और निजाटिडीन आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने, इन तीनों ड्रग्स के नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि ये क्या करते हैं, ये रिवर्सिबली ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, हिस्टामिन जो H2 रिसेप्टर होता है हमारे स्टमक का, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन की स्क्रीशन कम हो जाती है। जो प्राइटल सेल्स हैं उनमें हाइड्रोजन की स्क्रीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। जी, जो डोपामिन ब्लॉकर होते हैं वो भी गायनोकोमेस्टिया कॉज कराते हैं। जो डोपामिन ब्लॉकर है वो भी आपके गायनोकोमेस्टिया कॉज कराते हैं। लेकिन ये जो डिस्को ड्रग्स है ये एक निमोनिक है, तो इसको आपने इस तरह याद रखना है। ठीक है, बाकी जब वो हम पढ़ेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, वो भी गायनोकोमेस्टिया कॉज कराती है। अच्छा, खैर हम आगे चलते हैं। जो आप इसका क्लिनिकल यूज क्या है, तो आप इसको पेप्टिक अल्सर के लिए यूज कर सकते हो, गैस्ट्राइटिस के लिए यूज कर सकते हो, या फिर माइल्ड एसोफिजियल रिफ्लक्स के लिए। ठीक है, कि मतलब अगर कोई बंदा है उसको एसिडिटी हो जाती है या उसको गैस्ट्राइटिस है या उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज है, तो उसको हम उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। लेकिन उसने लिखा हुआ है, उसने क्या लिखा हुआ है कि जो आपका स्मिटिडीन है, ठीक है, जो आपका स्मिटिडीन है, स्मिटिडीन बड़ा शरारती बच्चा है इनमें से। स्मिटिडीन क्या है, इट इज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम P50। हमारे पास एक एंजाइम होता है, इसको हम पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजी में। हमारे पास ना एक पूरी ये फैमिली है। ठीक है, ये काफी मतलब काफी ज्यादा एंजाइम है P50। ठीक है, साइटोक्रोम P50, इसकी काफी ज्यादा टाइप्स हैं। तो ये हमारी ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं। अब ये क्या करता है, ये जो स्मिटिडीन है ना, ये जो स्मिटिडीन है ये क्या करता है, ये आपका इस जो साइटोक्रोम P50 है इसको इनहिबिट कर देता है। इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जिसकी वजह से ऐसी ड्रग्स जो आपकी साइटोक्रोम P50 से मेटाबोलाइज होती हैं, उनकी कंसंट्रेशन आपकी ब्लड में ज्यादा हो जाती है, उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं भी आई तो इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जनरल फार्माकोलॉजी में। इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जिनको समझ आ गई है उन्होंने सीवीएस में पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको सारी ड्रग्स लिखवाई थी कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो आपकी साइटोक्रोम P50 को इनहिबिट करती हैं। तो चले जरा आपका टेस्ट ले लेते हैं, मुझे बताएं कि आपका कौन सा ऐसा फ्रूट है, ड्रग को तो छोड़े,
कौन सा ऐसा फ्रूट है जो साइटोक्रोम P50 को इनहिबिट करता है? जी डॉक्टर काशिफ, हमने पढ़ा था सीवीएस में। आपका एक फ्रूट है जो क्या करता है, साइटोक्रोम P50 एंजाइम को क्या कर देता है, आपका इनहिबिट कर देता है। जो ग्रेप फ्रूट है, ठीक है, जो ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट क्या करता है, ग्रेप फ्रूट आपका इनहिबिट कर देता है, किसको इनहिबिट कर देता है, साइटोक्रोम P50 एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो हमने काफी ज्यादा ड्रग्स वहां पे पढ़ी थी कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो कि आपकी इससे मेटाबलाइज होती है। तो सारी ड्रग्स जो इससे मेटाबलाइज होती हैं वो उनकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी अगर हम उनको यूज करेंगे विद सिमिटिडीन। क्यों? क्योंकि उन ड्रग्स को तोड़ना किसने था, आपके साइटोक्रोम P450 ने। तो जब आप उसमें आप उसके साथ सिमिटिडीन दोगे तो सिमिटिडीन ने तो इसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो उनकी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, इट इज मल्टीपल ड्रग इंटरेक्शन, इट इज आल्सो एंटी एंड्रोजेनिक, ये आपके एंड्रोजन के लेवल को काम करता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मर्द होते हैं, ठीक है, मर्दों में ये लिबिडो को काम करता है। लिबिडो का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, लिबिडो का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर। तो जो आपका ये स्मिटिडीन है ये लिबिडो को कम कर देता है मर्दों में। उसके अलावा इंपोर्टेंस करवाता है, गायनोकोमेस्टिया कॉज कराता है, प्रोलैक्टिन रिलीज कराता है, कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये आपको कंफ्यूजन, डेजीनेस, हेडेक कराएगा, और ये प्लेसेंटा भी क्रॉस कर सकता है। तो स्मिटिडीन बड़ी इसमें खतरनाक है, शरारती बच्चा है इसमें से स्मिटिडीन। जो स्मिटिडीन है, इट डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनिन, ये क्रिएटिनिन के लेवल को भी बढ़ा देता है। जो स्मिटिडीन है ये क्रिएटिनिन के लेवल को भी बढ़ा देता है आपके ब्लड में, क्योंकि ये एक्सक्रीशन को कम कर देता है क्रिएटिनिन को। उसके अलावा जो आपके H2 ब्लॉकर्स हैं, दे आर रिलेटिवली फ्री ऑफ दीज इफेक्ट, वो बड़े अच्छे बच्चे हैं, वो शरीफ है। इसमें जो शरारती है वो एक ही होता है, इसमें आपको पता है कि गंदा अंडा एक ही होता है। तो जो गंदा अंडा है वो क्या है, आपका स्मिटिडीन है। तो ये आपने साइड इफेक्ट इसके पढ़ लेने हैं। जो आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है वो ये है कि एक तो ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है, और गायनोकोमेस्टिया, गायनोकोमेस्टिया आपको लाजमी आना चाहिए, और लिबिडो वाला आना चाहिए। बाकी इसमें कोई खास एमसीक्यूज नहीं है इसके साइड इफेक्ट से, ठीक है। तो ये आपको लाजमी आना चाहिए, गायनोकोमेस्टिया वाला और P450 और लिबिडो, ये तीन लाजमी आने चाहिए। उसके बाद आपका आता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ठीक है। जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, जो कि पाकिस्तान की कौमी दवाई बनती जा रही है। मतलब कि हर बंदा जिसका पेट खराब है या जिसको कोई मसला है ना, वो राइजिक 40 लेगा या राइजिक 20 लेगा, और चलो जी अब मेरा पेट ठीक हो गया। तो इसको ये दे आर पीपीआई, ठीक है, इसको हम कहते हैं पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। और इसमें आपका आता है जी ओमेप्राजोल आता है, लेंजोप्राजोल आता है, एसोमेप्राजोल आता है, पेंटाप्राजोल आता है, और डेक्सलेंजाप्राजोल आता है, ठीक है। तो इनके मैंने आपको ब्रांड नेम लिखवाए भी हुए हैं। जो ओमेप्राजोल है ये आपका उससे मिलता है, राइजिक 40, राइजिक 20 mg होता है। उसके अलावा आपका रूलिंग होता है कैप्सूल, रूलिंग 20, और रूलिंग आपका रूलिंग 40 mg में मिल जाता है। उसके अलावा जो आपका डेक्स लेंजाप्राजोल है, ठीक है, जो आपका डेक्स लेंजाप्राजोल है, मैंने आपको उसमें ट्रीटमेंट में भी लिखवाया था कि रेजोडेक्स के नाम से एक कैप्सूल आता है, उसमें ये होता है, ठीक है। तो इसको ये ब्रांड नेम्स है, इसको आपने याद कर लेना है, और ये इसकी मेडिसिन के नाम आपको लाजमी आने चाहिए। उसके बाद आता है जी इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है। ये क्या कर देता है, ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है किसको, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज को, ठीक है। जो हमारा पंप होता है जिसने एसिड को बाहर निकालना था पाइटल सेल से, वो क्या करता है, ठीक है, जिसने पोटेशियम को अंदर लेना था और हाइड्रोजन को बाहर निकालना था, मतलब एसिड को बाहर निकालना था, वो इनहिबिट हो जाता है इरिवर्सिबली इन विच इन स्टमक पाइटल सेल्स, ठीक है। तो इसका क्लिनिकल यूज क्या होता है, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, एसोफेजियल रिफ्लक्स, जोलिंगर एल्सन सिंड्रोम में हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड कंपोनेंट ऑफ द थेरेपी फॉर एच पाइलोरी एंड स्ट्रेस अल्सर प्रोफिलैक्सिस। तो ये सारे आपने क्लिनिकल यूज है और ये आपको आते होंगे, बड़े आसान थे। उसके बाद इसमें होता क्या है, इट इंक्रीज रिस्क ऑफ सी डेफिसाइल इन्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लें कि इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल है इसका इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, नमूनिया के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, और विटामिन B12, ठीक है। मुझे जरा बताना कि B12 अब मैल अब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है, उसको मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्यों हो रहा है, या उसमें विटामिन B12 की मैल अब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है। इलियम, इलियम कहाँ से आ गया है जी डॉक्टर समीना, इलियम कहाँ से आ गया इसमें? जी डॉक्टर मारिया, एक्सीलेंट। क्योंकि जो हमारा प्राइटल सेल्स है, एच बाइंडर भी नहीं आएगा इसमें, एच बाइंडर भी आंसर नहीं बनता इसमें। इसका आंसर है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इसका ना एच बाइंडर आंसर बनता है ना इसका इलियम आंसर बनता है। इसका आंसर क्या बनता है आपका, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका आंसर क्या बनता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। क्योंकि जो प्राइटल सेल्स हैं, प्राइटल सेल्स ने क्या बनाना था, प्राइटल सेल्स ने तो बनाना था इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से आपका विटामिन B12 अब्सॉर्ब होना था। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है तो क्या होगा, विटामिन B12 की मैल अब्जॉर्प्शन होगी, और क्या होगा आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है अगर आप बहुत लंबे अरसे से यूज कर रहे हो।
उसके अलावा सीरम मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, पोटेंशियली लीडिंग टू इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क इन ओल्डर एडल्ट्स। मतलब जाहिर बात, अगर आप में कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और आपको क्या हो जाएगा, आपको मसले ही मसले हो जाएंगे और आपको फ्रैक्चर का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। डॉक्टर काशिफ ने माशाल्लाह उस दिन भी ये क्वेश्चन किया था और मैंने कहा था कि जब हम पढ़ेंगे तो मैं तब आपको बताऊंगा, और आज भी माशाल्लाह उन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन। एक ना मैं आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखिए, आप सबसे पहले तो डॉक्टर काशिफ को तो पता है, लेकिन आपकी जो बाकी स्टूडेंट है उनको ये आइडिया नहीं है इसका, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको जरा हम देख लेते हैं। देखिए, आपका ना एक होता है यूरिएज टेस्ट, ठीक है, एक होता है यूरिएज टेस्ट। यूरिएज टेस्ट क्या होता है? ठीक है, यूरिएज टेस्ट ये होता है, यूरिएज के बारे में लिख लें। यूरिएज इज एन इंजाइम। ठीक है, यूरिएज क्या है? एक इंजाइम है। यूरिएज इज एन इंजाइम। ये मैंने आपको वैसे पढ़ाना था उसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज में, लेकिन उस दिन मेरी इतनी तबीयत खराब थी ना तो सही तरह पढ़ाया नहीं गया। तो यूरिएज इज एन इंजाइम, ये एक इंजाइम है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। ठीक है, ये एक इंजाइम है और बैक्टीरिया के अंदर होता है। और इस एंजाइम का काम क्या होता है? इसने यूरिया को पकड़ना होता है। ठीक है, इसने क्या करना होता है? यूरिया को पकड़ना होता है और क्या किस में कन्वर्ट करना होता है? अमोनिया में। ठीक है, यूरिया को पकड़ना होता है, किस में कन्वर्ट करना होता है? अमोनिया में। अब आपको पता है कि जो अमोनिया है वो क्या है? बेसिक है। ठीक है, जो अमोनिया है वो क्या है? बेसिक है। मतलब कि जब भी अमोनिया हमारे स्टमक में ज्यादा होगा तो जो हमारी पीएच है वो ज्यादा होगी। ठीक है, स्टमक में पीएच क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। पहले तो मुझे ये बताए ना शाबाश, कि जो हमारा एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, पहले तो सुन दे पूरी कहानी। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ना, उसके पास ये यूरिएज एंजाइम होता है। और एच पाइलोरी हमारा क्या अल्सर क्यों कॉज कराता है? इसकी बड़ी रीजन है, लेकिन उनमें से एक रीजन ये है, जो एच पाइलोरी है इसके पास होता है यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम क्या करता है? यूरिया को पकड़ता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अब अमोनिया क्या है? बेसिक है, और पीएच हमारी स्टमक की क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, जो पीएच है वो हमारी क्या हो गई? ज्यादा होगी। ठीक है, पीएच क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, अब मुझे ये बताएं कि अगर स्टमक की पीएच ज्यादा है, अगर स्टमक की पीएच ज्यादा है, तो जो हमारी स्टमक है वो एसिड ज्यादा पैदा करेगी या कम पैदा करेगी? वो एसिड ज्यादा पैदा करेगी या कम पैदा करेगी? सोच समझ के बताना है। अगर स्टमक की पीएच ज्यादा है तो जो आपकी पीएच ज्यादा है तो जो आपका स्टमक वो है वो एसिड ज्यादा पैदा करेगा, कम पैदा करेगा? माशाल्लाह कुछ जो हैं लावे, जो कुछ नूरे हैं, ठीक है, कुछ नूरों के अलावा बाकी जो लावे हैं वो ये सारे कह रहे हैं कि जो एसिड है वो ज्यादा पैदा करेगा। ठीक है, जो एसिड है, ठीक है, एसिड है वो ज्यादा पैदा करेगी। और यही करेक्ट आंसर है। एसिड कम कैसे पैदा करेगी? कम कौन कह रहा है? देखें, जो आपकी पीएच है, पीएच ज्यादा होने की वजह क्या है कि आपकी जो पीएच ज्यादा का मतलब क्या है कि आपकी स्टमक की जो पीएच है वो बेसिक हो गई है। स्टमक की पीएच क्या हो गई है? बेसिक हो गई है। मतलब कि आपका जो है, जो आपका स्टमक है वो बेसिक हो गया। अब आपकी स्टमक को तो चाहिए एसिडिक इन्वायरमेंट, आपकी स्टमक को तो चाहिए एसिडिक इन्वायरमेंट, तो आपकी स्टमक है बेसिक, तो स्टमक क्या बनाएगी? ज्यादा से ज्यादा एसिड बनाएगी ताकि जो पीएच ज्यादा हो उसको दोबारा मेंटेन किया जा सके। दोबारा सुने, ये एक इतना इंपॉर्टेंट वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको इसका रीजन पता होना चाहिए कि जो आपका एच पाइलोरी है, एच पाइलोरी क्या क्या ऐसे काम करता है कि जिसकी वजह से हमें अल्सर हो जाता है। एक तो सोमैटोस्टेटिन को इनहिबिट करता है, वो तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन दूसरा रीजन मैंने आपको उस दिन नहीं था बताया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो आज जरा उसको पढ़ लेते हैं। देखो, जो एच पाइलोरी है, एच पाइलोरी के पास एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का क्या नाम होता है? उस एंजाइम का नाम होता है यूरिएज एंजाइम। यूरिएज क्या करता है? यूरिएज हमारे यूरिया को पकड़ता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में। अब अमोनिया क्या है? अमोनिया क्या है? अमोनिया एक बेस है, और बेस की वजह से क्या होता है? हमारा जो पीएच है वो ज्यादा हो जाती है। जो हमारी स्टमक की पीएच है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अब स्टमक को जो हमारा पेप्सिन है, जो पेप्सिनोजिन है, उसको तो एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए ना, उसको तो पीएच चाहिए लेस देन 4, लेस देन 3। तो क्या होगा कि हमारी जो स्टमक होगी, जो हमारी स्टमक होगी वो ज्यादा से ज्यादा एसिड बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा एसिड बनाएगी, क्या ताकि क्या जो पीएच बढ़ी है उस पीएच को कम किया जा सके। क्यों? क्योंकि जो पीएच बढ़ी है उसको कम किया जा सके और हमारे जो पेप्सिन है वो सही तरीके से काम कर सके। तो क्या होता है? एसिड ज्यादा से ज्यादा बनता है, और जाहिर बात है जब भी एसिड ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो आपको क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। तो जो एच पाइलोरी है इसके दो रीजन होते हैं कि आपको ये अल्सर क्यों कॉज कराता है। पहली वजह स्मेटोस्टेटिन की इनहिबिशन, और दूसरी वजह जो आज मैंने आपको बताई है कि इसके पास होता है यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम क्या करता है? यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, जिसकी वजह से पीएच ज्यादा हो जाती है। पीएच ज्यादा होने की वजह से जो आपका एसिड है वो ज्यादा से ज्यादा बनता है, और क्या हो जाता है? एसिड क्या हो जाता है? उससे क्या हो जाता है? आपको अल्सर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे पहले तो ये बताया ना कि इसकी समझ आई है या नहीं आई।
इस पॉइंट की समझ आई है या नहीं आई कि एच पाइलोरी आपका यूरियस एंजाइम की वजह से क्यों हमें अल्सर कॉज कराता है? आई होप कि आपको बात समझ आ गई है। अच्छा, अब जरा अल्सर से पीछे, ये तो अल्सर तो बाद की बातें हैं ना, मतलब काफी लंबे अरसे तक ऐसा रहेगा तो फिर ही हमें अल्सर बनेगा। जरा हम अल्सर से एक स्टेप पीछे चलते हैं। ठीक है, अल्सर से हम जरा एक स्टेप पीछे चलते हैं और हम कहते हैं कि एक मरीज है और उसका जो यूरिया है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, और उसकी जो स्टमक की पीएच है, उसकी जो स्टमक की पीएच है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, उसकी जो स्टमक की पीएच है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हम ना उसके ब्रेथ से, जो उसकी सांस होती है, मतलब कि इस इंक्रीज पीएच को, ठीक है, इंक्रीज पीएच इज डिटेक्टेड बाय, ठीक है, इंक्रीज पीएच इज डिटेक्टेड बाय पीएच इंडिकेटर। हम चेक करते रहते हैं कि यार इसकी पीएच क्या है। तो अगर आपको पीएच ज्यादा मिलती है तो इसको हम कहते हैं यूरिएज पॉजिटिव टेस्ट, कि ये जो टेस्ट है वो यूरिएज पॉजिटिव है। अगर आपको पीएच ज्यादा मिलती है तो जो टेस्ट है इट इज यूरिएज पॉजिटिव टेस्ट, अदरवाइज जो पेशेंट है वो नॉर्मल है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि यार अगर हमें पीएच ज्यादा मिलेगी ना तो इसका मतलब है कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, मतलब कि यूरिएज प्रेजेंट है, यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यूरिएज जो बैक्टीरिया वो अंदर प्रेजेंट है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसमें जो पेशेंट है उसमें यूज करवा देते हो पीपीआई। और ये बड़ा मसला है इसका यूरिएज टेस्ट का। इसमें ना मतलब अगर किसी मरीज ने ये कराना हो ना यूरियस टेस्ट, तो उसको हम कहते हैं, इसका ना कुछ एक खास ड्यूरेशन होता है कि हम उसको कहते हैं कि आपने ना इतने इतने टाइम पे कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, फिर आपने टेस्ट करवाना है। मतलब इतना टाइम आपने पीपीआई यूज नहीं करना, उसके बाद टेस्ट करवाना है। तो जब हम पीपीआई यूज करते हैं तो क्या होता है, जो पीपीआई है ये क्या करता है, अब देखो, जो पीपीआई है, पीपीआई क्या करता है, पीपीआई आपका एसिड को कम कर देता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से क्या हुआ, एसिड कम हो गया। जब एसिड कम होगा तो क्या होगा, आपकी जो गैस्ट्रिक पीएच है वो और ज्यादा हो जाएगी। जो गैस्ट्रिक पीएच है वो ऑलरेडी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो गैस्ट्रिक पीएच है वो ऑलरेडी ज्यादा होगी। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता क्या है कि जो आपका यूरिएज इंजाइम है, ठीक है, जो यूरिएज इंजाइम है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, जो यूरिएज इंजाइम है वो आपका लेस इफेक्टिव हो जाता है। दोबारा सुनने, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जब आप पीपीआई यूज करते हो तो क्या होता है, आपकी जो गैस्ट्रिक पीएच है वो ऑलरेडी ज्यादा है, वो क्या है, ऑलरेडी ज्यादा है। तो जो आपका यूरिएज एंजाइम है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है, वो बेचारा अमोनिया पैदा ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। लेकिन इसका सिर्फ ये रीजन नहीं है, देखो, इसका क्लियर मैकेनिज्म हमें नहीं पता, लेकिन इसका कुछ मतलब लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि इस ये रीजन हो सकता है। बाकी इसका क्लियर मैकेनिज्म नहीं हमें पता कि पीपीआई की वजह से हमारा जो यूरियस टेस्ट है वो हमारा फॉल्स क्यों आता है। ठीक है, तो उसका ये रीजन हो सकता है। उसके अलावा आपका जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जो आपका जब मतलब होता है ना, हम पीपीआई यूज करते हैं तो क्या होता है, आपकी पीएच ज्यादा हो जाती है। जो पीएच है वो बेसिक की तरफ चली जाती है। ठीक है, जो पीएच है वो बेसिक की तरफ चली जाती है। और उससे क्या होता है, जो एच पाइलोरी है, ठीक है, जो एच पाइलोरी है उसके लिए डिफरेंट टू क्लोनलाइज, उसकी कॉलोनी फॉर्मेशन में डिफिकल्टी आ जाती है। कॉलोनी फॉर्मेशन में डिफिकल्टी आ जाती है। कॉलोनी फॉर्मेशन उसकी क्या हो जाती है, डिफिकल्ट, मतलब उसकी सही तरह कॉलोनी नहीं बन पाती, और क्या आ जाता है, आपको जो यूरियस टेस्ट है वो फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। हालांकि एच पाइलोरी प्रेजेंट होता है, लेकिन उस मरीज ने पीपीआई यूज किया होता है, तो उसकी वजह से जो उसका टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है। तो अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो मैकेनिज्म अनक्लियर है। और अनक्लियर कभी भी आपसे कोई किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन आपसे जो चीज पूछी जा सकती है, बहुत कम चांसेस है कि अगर अगर कोई मरीज और वो पीपीआई यूज कर रहा है तो उसमें जो यूरिएज टेस्ट है वो फॉल्स आ सकता है। ठीक है, वो फॉल्स आपका नेगेटिव आ सकता है। तो अगर वो पीपीआई यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसका रीजन आपके सामने है, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जी, आपने जो चीज याद रखनी है ना, बल्कि इधर लिख लें अपनी बुक पे, कि पीपीआई यूज करने से जो आपका यूरिएज टेस्ट होता है ना, यूरिएज टेस्ट ये फॉल्स नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, फॉल्स नेगेटिव हो जाता है। मतलब कि मरीज को इन्फेक्शन होता है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव हो जाता है, फॉल्स नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यूरियस टेस्ट क्या हो जाता है, फॉल्स नेगेटिव हो जाता है। इसको लिख लें, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। और आप माशाल्लाह बड़े सिरप पीते हो, जब आपको मतलब आप आग लगी हो सीने में और जलन हो रही हो, ठीक है, तो आप एक सिरप पीते हो म्यूकेन। ठीक है, सिरप पीते हो, म्यूकेन पीते हो, या हिल गैस होता है। उसके अलावा आपका गैविस्कॉन होता है या गैविस्कॉन अल्ट्रा होता है। तो उनमें क्या होते हैं, उनमें आपके यही होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर बेसिस। ठीक है, ये क्या है, बेस है। ठीक है, ये सारे क्या है, बेस है। तो आपकी स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा बना होता है, आपको एसिडिटी हुई होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारा
जी शरबत पुदीना भी होता है, ठीक है, शरबत पुदीना होता है, हिल गैस होता है, म्यूकेन होता है, उसके अलावा म्यूकेन अल्ट्रा होता है, उसके अलावा आपके गैविस्कॉन होता है। तो ये बड़े बहुत ज्यादा सिरप्स है आपके एंटासिड्स में। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ आपने इसको रीड कर लेना है। बाकी ये कभी आपसे एमसीक्यूज इसमें नहीं पूछा जाएगा। इट कैन अफेक्ट अब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अदर ड्रग्स, अल्टरिंग गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक एंड यूरिनरी पीएच। ये यूरिनरी पीएच और जो गैस्ट्रिक पीएच है उसको चेंज कर देते हैं, और डिलेइंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग, जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है उसको ये डिले कर देते हैं। अच्छा, इसमें आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस का नाम है। तो इसका मतलब इसको हम कब कब यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज कर सकते हैं, हाइपोफॉस्फेटेमिया, ऑस्टियोडिस, ये आई थिंक ये वो है, उसके साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। तो प्रोक्सिमल मसल वीकनेस और सीयर। उसके अलावा जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या होता है, ये हाइपर कैल्सीमिया कॉज कराता है, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि इसमें क्या है, कैल्शियम है। तो हाइपर कैल्सीमिया कॉल करा सकता है। हमने एक सिंड्रोम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं मिल्क अल्कली सिंड्रोम। इसको आई थिंक ये उसमें बायोकेम में लिखा हुआ है, मिल्क अल्कली सिंड्रोम ना पढ़ेंगे तो इसमें आपका कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा लेने की वजह से। तो रिबाउंड एसिड, ठीक है, मतलब कि आप जब ये शरबत पियोगे तो आपका एसिड कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको रिबाउंड फिनोमेना होगा कि उसके बाद आपका जो एसिड होगा वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है। उसके बाद जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये डायरिया, हाइपोरिफ्लेक्सिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, या सारे इसके साइड इफेक्ट है। इसको सिर्फ आपने एक दफा पढ़ लेना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो एल्यूमिनियम, ये तो उसने वो लिखा हुआ है ना, निमोनिक लिखा हुआ है। जो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इट कैन चिलेट एंड डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ अदर ड्रग्स। मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है बाय कैटाइंस। ठीक है, अगर आप इसको कैटाइंस के साथ लोगे, कैटाइंस हम किसको कहते हैं, बल्कि लिख लें डाइवेलेंट कैटाइंस। डाइवेलेंट कैटाइंस का मतलब क्या होगा, कि ऐसे कैटाइंस, ऐसे पॉजिटिव चार्जेस जिनकी डबल वैलेंसी होती है, जिनकी टू वैलेंसी होती है। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम की भी टू वैलेंसी होती है। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ टेट्रासाइक्लिन लोगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और मुझे जरा बताना शाबाश, कि टेट्रासाइक्लिन क्या हम दूध के साथ ले सकते हैं? क्या हम टेट्रासाइक्लिन दूध के साथ ले सकते हैं? मैंने बताया था ये नहीं ले सकते, क्योंकि जो दूध है, दूध इसकी अब्जॉर्प्शन कम कर देता है। मैंने कहा था टेट्रासाइक्लिन हमने दूध के साथ नहीं लेनी। ओके। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन आप पेशेंट को क्या रिकमेंड करोगे? अगर आपने किसी को टेट्रासाइक्लिन दी है तो आप उसको क्या मशवरा दोगे साथ, क्योंकि पाकिस्तानियों का है ना कि फ्री में मशवरा लाजमी देना होता है। तो आप उसको फ्री में क्या मशवरा दोगे टेट्रासाइक्लिन के साथ? बताएं मुझे जरा। जी, एक्सरसाइज, 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं करनी, वो बेचारा वैसे बीमार है, एक्सरसाइज तो उससे नहीं हो पाएगी। आपने कहना है, आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि आपने लेटना नहीं है 30 मिनट तक, आपने मतलब बैठे रहना या खड़ा तो नहीं हो सकता। आपने कहना है कि 30 मिनट तक लेटना नहीं है। अगर वो लेट जाता है तो उसको क्या हो जाएगा? अगर वो लेट जाता है तो उसको किस चीज के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, मतलब उस रिस्क फैक्टर किस चीज का हो जाएगा? बट हाँ, मुझे पता है लोग नहीं करते, लेकिन गाइडलाइंस तो यही है ना, गाइडलाइंस तो हमारे पास यही है, एसोफेजाइटिस। ठीक है, जो एसोफेगस है उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज करा सकता है। ठीक है, तो जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन कैन कॉज एसोफेजाइटिस। तो आई हो आपको यार माशाल्लाह बड़ी बातें याद रहती हैं पीछे से, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने आपको कहा भी था कि जो टेट्रासाइक्लिन है, मतलब एक मरीज है उसका हुआ, बल्कि डॉक्टर मारिया ने मुझसे पूछा भी था उस दिन ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन रिपीट बता कर दे। मैंने कहा था कि एक मरीज है, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद वो टेट्रासाइक्लिन यूज कर रहा है। तो उसके बाद ना उसको किडनी के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। तो बताएं उसको कौन सा सिंड्रोम हो गया, उसको क्या डायग्नोज होगा? जी, उसको फेनकोनी सिंड्रोम हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा? फेनकोनी सिंड्रोम। जो फेनकोनी सिंड्रोम है, इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ओके। अच्छा, एक और बच्चा है, और वो छोटा बच्चा है, अभी उसकी उम्र 5 साल है, और वो किसी अताई के पास चला जाता है, और उसको जो अताई है वो दे देता है, टेट्रासाइक्लिन दे देता है। तो मुझे बताएं उसका क्या साइड इफेक्ट आएगा बच्चे में, 5 साल के बच्चे में, टेट्रासाइक्लिन का? जी, जी डिसकलरेशन ऑफ टीथ। ठीक है, जो उसके दांतों का रंग उठ जाएगा, दांत उसके काले स्याह हो जाएंगे, जो दांतों का इनेमिल है, जो उसकी चमक है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट है, और ये आपको लाजमी आने चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है सारी। ओके।